भारत और भारत की सांस्कृतिक विरासत की एक विशेषता है कि जब जब इसे खतरा प्रतीत होता है तब तब इसके द्वारा किया गया प्रतिकार दुश्मन को मुंह के बल ला देता है। संतों मुनियों की भूमि रहा भारत अपने महान साम्राज्य और उनके शक्तिशाली राजकीय योद्धाओं के बल से हमेशा गौरवान्वित रहा है। ऐसे कई महान राजवंश हुए हैं जिन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से लोहा लिया और उनके दांत खट्टे कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। हिंदू शाही अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर एक ऐसा ही राजवंश था, लेकिन आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर बसे उस हिंदू शाहियों की युद्ध में अपने सैनिक भेजकर मदद करने वाले भारत के अंदर गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में लोग कम ही जानते हैं। एक ऐसा राजवंश जो लगातार 250 सालों तक भारतीय सरहदों का प्रहरी बनकर खड़ा रहा और पश्चिम से होने वाले अरब आक्रमणों की कमर तोड़ता रहा। भारतीय इतिहास में अक्सर देखा गया है कि एक बड़े साम्राज्य के न होने से अराजकता का माहौल बनता है और ऐसे में कई छोटे छोटे शासक आपस में तब तक संघर्ष करते हैं जब तक उन्हीं में से कोई इतना बड़ा नहीं बन जाता कि वो अपनी शक्ति से सबको शांत रख सके। भारतीय इतिहास में साल 647 ईस्वी में पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन की मृत्यु कान्यकुब्ज में हो जाती है। कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उनका पूरा साम्राज्य कई टुकड़ों में टूट गया। इधर पश्चिम से इस्लामिक आक्रमणों की लहर शुरू हुई। साल 636 में मुंबई के पास एक हमला तो होता है, लेकिन पुलकेशिन ने इस युद्ध में उन आक्रमणकारियों को ऐसा मारा कि जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर भागे। साल 711 ईस्वी में उमैयद खलीफा के विस्तारवादी नीति के तहत मोहम्मद बिन कासिम का सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण हुआ। दाहिर की हार हुई, सिंध से चच वंश का सफाया हो गया और भारतीय भूभाग में इस्लामिक शासन की नींव पड़ी। सिंध के बाद मुल्तान भी खलीफाओं के अधीन हो गया। इसके बाद तेजी से कई इस्लामिक हमले भारतीय सरहदी राज्यों में हुए। इन हमलों में भारी मारकाट के साथ साथ लूटपाट भी होती थी। हमलावरों को भारत में मलेक्ष नाम दिया गया था। इन हमलों को रोकने के लिए उस वक्त 3 बड़े नाम सामने आए। पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में ललितादित्य मुक्तपीड़ ने मार मारकर इस्लामिक आक्रांताओं को बेहाल कर दिया। मुल्तान के उत्तर में तुर्क शाहियों और उसके बाद हिंदू शाहियों ने उनके दांत खट्टे कर रखे थे। राजपुताने की तरफ से बाप्पा रावल ने इस्लामिक आक्रमणों की कमर तोड़कर उन्हें चित्तौड़ से खदेड़ दिया, जबकि गुजरात की तरफ से गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट प्रथम ने साल 738 ईस्वी में सिंध के गवर्नर तमीम को भयंकर हार का स्वाद चखाकर पूरी सेना को भयानक नुकसान पहुंचाया। भारतीय इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम का प्रकाश यहीं से चमकना शुरू होता है, जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में एक शून्य तैयार होता है, जिसकी जगह कारकोट वंश के ललितादित्य मुक्तपीड़ लेते हैं। ललितादित्य मुक्तपीड़ का साम्राज्य कैस्पियन सागर से लेते हुए गोदावरी नदी के तट तक फैला हुआ था। ये कल्हड़ की राजतरंगिनी में लिखा हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक कल्हड़ ने राजतरंगिनी में ललितादित्य मुक्तपीड़ के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर वर्णन किया है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा बहुत माने तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि कश्मीर की सीमाएं उस वक्त काफी दूर तक फैली हुई थी। आज का कन्नौज तब कान्यकुब्ज कहलाता था, जिसके शासक यशोवर्मन थे, जिसकी कश्मीर के ललितादित्य के साथ संधि थी, जो कि 740 ईस्वी तक बरकरार रहती है। लेकिन बाद में ललितादित्य मुक्तपीड़ के साथ मतभेद हो जाता है और उसके बाद ये संधि खत्म हो जाती है। ललितादित्य ने कान्यकुब्ज पर आक्रमण कर यशोवर्मन को हराकर कान्यकुब्ज को लूट लिया। ललितादित्य मुक्तपीड़ की मृत्यु होती है और उसी के बाद पूरा साम्राज्य टूटकर धीरे धीरे बिखरने लगता है। गुर्जर प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। गुर्जर एक जाति का नाम है जिसकी उत्पत्ति इतिहासकारों के मुताबिक किसी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, जबकि प्रतिहार का अर्थ होता है प्रहरी, जिसे अंग्रेजी में सेंटिनल्स और बोलचाल की भाषा में रक्षक या द्वारपाल भी कह सकते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अरब से होने वाले इस्लामिक जगत के आक्रमणों को रोकने के कारण ही
नागभट्ट प्रथम के साथ प्रतिहार शब्द जुड़ा होगा, जो बाद में इस राजवंश के सभी शासकों के साथ जुड़ता चला गया। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक प्रतिहार अलग थे जिन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन कई अभिलेखों में और इंस्क्रिप्शन में गुर्जर प्रतिहार शब्द एक साथ अंकित मिले हैं। नागभट्ट प्रथम की शुरुआती राजधानी अवंती बताई जाती है, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे प्रतिहारों का वर्चस्व बढ़ने लगा और गुजरात और राजस्थान के आसपास के क्षेत्र उनके प्रभाव में आ गए। इन सब के बीच कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बापा रावल उस सैन्य इकाई में थे जो नागभट्ट ने पश्चिम से हो रहे आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाई थी। इस पर कई मतभेद भी हैं और कुछ इतिहासकार इसे कपोल कल्पना भी मानते हैं। नागभट्ट का शासनकाल 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक चला। उनके बाद उनके भतीजे काकुस्थ का शासन आया, जो कि 10 वर्षों का था, जो 770 ईस्वी में खत्म हो गया। इसके बाद देवराज का शासन शुरू हुआ, जो 10 वर्षों का था और 780 में खत्म हो गया। इसके बाद प्रतिहारों की सत्ता वत्सराज के हाथों में आई। वत्सराज के काल में प्रतिहार राज्यों का तेजी से विस्तार हुआ। वत्सराज ने महाराजा धीराज और परमेश्वर जैसी उपाधियों को ग्रहण किया। उत्तर की तरफ कमजोर पड़े कान्यकुब्ज के शासक इंद्रजीत को साल 790 ईस्वी में हराकर वत्सराज ने कान्यकुब्ज को अपने अधिकार में ले लिया। शाकंभरी के चाहमान और मेवाड़ के गुहिलों के साथ साथ आसपास के राज्य जैसे कि अनंगपुर, मथुरा और थानेश्वर तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। इसके बाद वत्सराज के कदम बंगाल की तरफ बढ़े और वहां 790 ईस्वी में पाल शासकों को पराजित कर बंगाल की खाड़ी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इसी कारण इन्हें रणहस्ती की उपाधि भी मिली। लेकिन इसी बीच दक्षिण के राष्ट्रकूट सम्राट ध्रुव ने उत्तर की तरफ कदम बढ़ाए और साल 793 ईस्वी में वत्सराज को पराजित कर कान्यकुब्ज पर अधिकार कर लिया। साल 800 ईस्वी में वत्सराज के बाद उनके पुत्र नागभट्ट द्वितीय का शासन शुरू होता है। नागभट्ट अपने पिता से 2 हाथ बढ़कर निकले। पश्चिमी सीमा पर जब अरबों ने फिर आक्रमण करना शुरू किया तो उन्हें ऐसा रौंदा कि बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके वो अपनी जान बचाकर भागे। इसी बीच बंगाल की तरफ से पाल शासक धर्मपाल का कान्यकुब्ज पर आक्रमण हुआ। इंद्र युद्ध को हराकर धर्मपाल ने चक्र युद्ध को गद्दी पर बैठा दिया। नागभट्ट द्वितीय ने उत्तर की तरफ आगे बढ़कर कान्यकुब्ज के शासक चक्र युद्ध को हराकर फिर एक बार कान्यकुब्ज को प्रतिहारों के अधीन कर लिया। महान पाल सम्राट धर्मपाल से मुंगेर के पास 820 ईस्वी में हुए युद्ध में नागभट्ट ने जीत हासिल की और बंगाल की सीमा तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। ऐसा माना जाता है कि नागभट्ट द्वितीय के ही शासनकाल में गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कान्यकुब्ज हुई थी। इन सब के बीच राष्ट्रकूटों का एक बार फिर आवागमन होता है। राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर कान्यकुब्ज फिर छीन लिया। दरअसल उस वक्त कान्यकुब्ज की महत्वपूर्णता उसी प्रकार की थी जैसे आज दिल्ली की है। इसी कारण प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पालक शासकों के मध्य कान्यकुब्ज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुए। साल 830 ईस्वी के आसपास नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु हुई और उसके आसपास अल्प समय के लिए उनके पुत्र रामभद्र अगले शासक बने। कमजोर शासक के आते ही कई छोटे छोटे राज्यों ने विद्रोह का मार्ग अपनाया और साम्राज्य से बाहर हो गए। साल 836 में इनका शासन खत्म हुआ और इसके बाद प्रतिहारों के परम प्रतापी मिहिर भोज का शासन शुरू हुआ, जो 885 ईस्वी तक चलता रहा। शुरुआती शासनकाल में मिहिर भोज को 840 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूटों से पराजय झेलनी पड़ी। इसी कालखंड में पाल शासकों के सबसे प्रतापी राजा देवपाल का उदय हुआ, जिसने बंगाल से पश्चिम की तरफ कदम बढ़ाते हुए कान्यकुब्ज से होते हुए पंजाब तक आक्रमण किए और अपने जीत के झंडे गाड़े। इन सब के कारण प्रतिहारों से दक्षिण में गुजरात के आसपास और उत्तर में कान्यकुब्ज से लेकर थानेश्वर तक उनके अधिकार से निकल गया। लेकिन इसके बाद मिहिर भोज ने अपनी सेना में बेहतरीन घुड़सवार और सैनिकों की भर्ती की और सेना को संगठित कर मजबूत बनाया। ये सब कुछ 840 से 845 ईस्वी के कालखंड में हो रहा था। इसके बाद शुरू हुआ मिहिर भोज के दिग्विजय अभियानों का सिलसिला। साल 850 ईस्वी तक मिहिर भोज ने गुजरात से राष्ट्रकूटों को खदेड़ दिया।
पाल सम्राट नारायण पाल को पराजित कर कान्यकुब्ज और अपने उत्तर के क्षेत्र वापस जीत लिए। पंजाब की तरफ बढ़ते हुए क्षेत्रीय ठकिहार शासकों को हराया। सिंध में आगे बढ़कर अरबों को धूल चटाई। फारसी ग्रंथ हुदुल उल आलम के अनुसार मुल्तान और सिंध के अरब शासक मीर भोज को कर और नजराना देते थे। इससे मीर भोज की शक्ति के साथ साथ उनके शासन के विस्तार का भी अंदाजा लग जाता है। मीर भोज का शासनकाल प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्ण युग था। कला साहित्य का भरपूर उत्थान हुआ। कई मंदिर बने जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। आर्थिक रूप से गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। माना जाता है नागभट्ट प्रथम के वक्त ही साल 740 ईस्वी के आसपास आदि शंकराचार्य की यात्रा हुई, जिसने शैव और वैष्णव धर्म के साथ साथ पूरे सनातन धर्म को फिर से परिभाषित किया। कश्मीर में उस वक्त ललितादित्य का शासन चल रहा था। ऐसी मान्यता है कि ललितादित्य ने ही शारदा पीठ मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां से आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म और उसकी आस्थाओं को पूरे भारत में फैला दिया। आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 धाम स्थापित किए। सप्तपुरियों को स्थापित किया गया। ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई और फिर से उनको परिभाषित किया गया। देवी के शक्तिपीठों की स्थापना हुई और उनको फिर से परिभाषित करने का कार्य पूरा हुआ। इस पूरे कार्य में आदिगुरु शंकराचार्य को लंबी यात्राएं करनी पड़ी और कई जगह शास्त्रार्थ करने भी पड़े। गुप्त साम्राज्य के बाद से कमजोर हो रहे बौद्ध धर्म के लिए सनातन हिंदू पंथ का इतना प्रकाशित दौर सहन से बाहर था। आदि शंकराचार्य के सुधारों ने हिंदू पंथ में एक नई जान फूंकी और वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के मानने वालों में भारी कमी आई थी। मीर भोज के काल में हिंदू पंथ का और तेजी से विस्तार हुआ और बौद्ध धर्म मध्य और उत्तर भारत से लगभग गायब होकर बंगाल के पाल शासकों तक ही सीमित रह गया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक मजबूत सरहदी शासक होने के कारण कहीं न कहीं भारतीय हिंदू पंथ की दशा और दिशा को दोबारा स्थापना करने में आसानी हुई। साल 885 ईस्वी में मिहिरपाल की मृत्यु हुई और उनके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम का शासन शुरू हुआ। महेंद्रपाल ने पाल शासकों पर हमला कर बंगाल के कुछ हिस्से अपने साम्राज्य में मिला लिए और इन्होंने भी कई उपाधियां धारण की। महेंद्रपाल का शासन 25 वर्षों तक चला, जो 910 ईस्वी में जाकर समाप्त हो गया। महेंद्रपाल के बाद उनके बेटे भोज ने शासन की बागडोर संभाली, लेकिन राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वितीय और उसके बाद राष्ट्रकूट सम्राट इंद्र तृतीय ने लगातार उत्तर की तरफ प्रतिहारों पर हमला किया और गुर्जर प्रतिहारों के हाथ से दोबारा कान्यकुब्ज के साथ साथ गुजरात के आसपास के कई हिस्से छीन लिए। मात्र 3 साल में गुर्जर प्रतिहारों के शासन में भारी बदलाव आया। साल 913 ईस्वी में गद्दी पर महिपाल प्रथम बैठे। महिपाल ने राष्ट्रकूटों को पीछे धकेलते हुए 916 ईस्वी में गुजरात के साथ साथ कान्यकुब्ज भी वापस छीन लिया। महिपाल ने मुल्तान पर भी घेरा डाला था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर 940 ईस्वी में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय के हाथों महिपाल को पराजय का सामना करना पड़ा। महिपाल ने 944 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद मात्र 4 साल तक 948 ईस्वी तक महेंद्रपाल द्वितीय को सत्ता मिली, जिसके बाद कमजोर गुर्जर प्रतिहार शासकों का दौर शुरू हो गया। दूसरी तरफ 200 वर्षों तक कान्यकुब्ज के लिए हो रहे त्रिकोणीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासक एक के बाद एक लड़कर अपनी सैन्य शक्ति में काफी उथल पुथल कर चुके थे। कमजोर शासकों के आते ही साम्राज्य के अंदर आने वाले मांडलिक शासकों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। शाकंभरी के चाहमान, मेवाड़ के गोहिल, गुजरात के सोलंकी, मालवा के परमार, त्रिपुरा के कलचुरी सभी अलग हो गए। चंदेल शासक प्रतिहारों के साथ ही थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो भी अलग और स्वतंत्र रूप से ही राज्य करते थे। बंगाल के पाल शासक बंगाल तक ही सीमित रहे। राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय की मृत्यु 967 ईस्वी में हुई, जिसके बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य भी बिखर गया। उनकी जगह 982 में पश्चिमी चालुक्यों का उदय हुआ। गुर्जर प्रतिहारों के कमजोर होने का फायदा पश्चिमी अरब आक्रांताओं को मिला।
राजपाल और त्रिलोचन पाल के शासनकाल में महमूद गजनवी ने कई आक्रमण किए और आखिरकार सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। महमूद गजनवी ने कई और मंदिर तोड़े, बड़ी मात्रा में धन दौलत को लूट कर गजनी ले गया। महमूद के हमलों का ही असर था कि बचा खुचा प्रतिहार साम्राज्य 1036 आते आते कई टुकड़ों में बंटकर समाप्त हो गया। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने काफी कुछ भारत को दिया है। सर्वोत्तम रूप से एक प्रहरी की भांति भारत की पश्चिमी सीमा पर खड़े होकर अरबों को खदेड़ते रहा। भारत में इनके काल में आदि शंकराचार्य का हिंदू पंथ का दिग्विजय अभियान हुआ। विक्रम संवत की लोकप्रियता बढ़ी और शौर्षिनी भाषा लोकप्रिय हुई, जो बाद में जाकर शुद्ध होकर हिंदी भाषा की आधार बनी। गुर्जर प्रतिहारों की वास्तुकला और शिल्पकला का ही अद्भुत उदाहरण है चंदेलों द्वारा बनाया गया खजुराहो का मंदिर। उसी अद्भुत शिल्पकला के कई मंदिर आज भी राजस्थान और गुजरात में शेष बचे हैं। इन नागर शैली में बनाए गए मंदिरों में बहुत कुछ विशेष है और इनका प्रभाव इतना है कि आज अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भी इनकी शैली की झलक दिखाई देती है। इसलिए कहता हूं कि इतिहास को जानिए, क्योंकि अगर आप इतिहास को भुलाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपका इतिहास धुंधला कर देंगी। नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।